हेलो फ्रेंड्स, रिगुलर क्लास में आपका स्वागत फ्रेंड्स। आज फ्रेंड्स 20 जुलाई 2023 है। 20 जुलाई 2023 से संबंधित हम करंट अफेयर के कुछ यहाँ पर हम संभावित प्रश्न देखने वाले हैं फ्रेंड्स। तो आज हम 20 जुलाई 2023 से संबंधित प्रश्न को देखेंगे दोस्तों। तो क्लास को चालू करने से पहले फ्रेंड्स वीडियो को शेयर ज़रूर कर दें। चलते हैं आज की क्लास का हम यानी 20 जुलाई 2023 की करंट अफेयर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया है कि हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया है। हाल ही में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने किन्नर अधिनियम किन्नर अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया फ्रेंड्स। तो वो राज्य है हमारा तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? तमिलनाडु। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हाल ही में बिम्स्टेक विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में शुरू की जाएगी फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए यानी थाईलैंड। अब चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा कहता है, कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेज़बान है फ्रेंड्स? तो कौन सा देश पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का मेज़बान फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी भारत फ्रेंड्स। तो पारंपरिक औषधियों पर आसियान देशों के सम्मेलन का जो मेज़बान करेगा दोस्तों, वो कौन होगा? भारत होगा। ठीक है, और इससे संबंधित बिंदु देख लेते हैं। भारत 20 जुलाई को पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेज़बानी करेगा। इसका उद्देश्य सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने और पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए एक रणनीति तैयार करने के लिए एक मजबूत मंच स्थापित करना है फ्रेंड्स। विदेश मंत्रालय, आसियान में भारतीय मिशन और आसियान सचिवालय के सहयोग से आयुष मंत्रालय अभियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा। अब देखते हैं अगला प्रश्न फ्रेंड्स। अगला प्रश्न है, किस देश ने ऑफ सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया? किस देश ने ऑफ सदर्न रेडीनेस 2023 अभ्यास का आयोजन किया? आपके पास ऑप्शन है फ्रेंड्स, थाईलैंड, बांग्लादेश, भारत, कंबोडिया। तो फ्रेंड इसका आपको उत्तर पता हो तो आप कमेंट करके भी बता सकते हैं फ्रेंड। तो ये देखिए इमेज है फ्रेंड्स। तो ये अभ्यास हो रहा है। आइनेस सुनयना ने हाल ही में सेल्सियस में कंबाइंड मैरीटाइम फोर्सेज द्वारा आयोजित ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस 2023 में हिस्सा लिया है। इस यात्रा का उद्देश्य कई देशों के बीच संबंधों को मजबूत करना और इस अभ्यास के माध्यम से सहयोग को बढ़ावा देना। सेल्सियस पूरी अफ्रीका से दूर हिंद महासागर में 115 द्वीपों का एक द्वीप समूह है फ्रेंड्स। तो किस देश ने फ्रेंड्स इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत फ्रेंड। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर हो जाएगा यानी भारत। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, रक्षा अधिग्रहण परिषद DAC ने किस देश से 26 राफेल समुद्री विमानों की खरीद को मंजूरी दी है? देश में 26 राफेल समुद्री विमानों की मंजूरी दी है फ्रेंड्स। तो ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी फ्रांस। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अध्यक्षता में रक्षा अधिग्रहण परिषद डिफेंस एक्विजिशन काउंसिलिंग यानी DAC ने 3 प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इनमें फ्रांस से भारतीय नौसेना के लिए 26 राफेल समुद्री विमान और संबंधित उपकरणों की खरीद शामिल है फ्रेंड्स। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, किस संस्था ने हेल्थी रेसिपीज फॉर डिफेंस नामक पुस्तक तैयार की है फ्रेंड्स? ये आप बुक देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फसाई यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा फसाई। हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया द्वारा हेल्थी रेसिपीज फॉर डिफेंस नामक पुस्तक का विमोचन किया गया। इसे फसाई द्वारा विकसित किया गया है। इस पुस्तक का उद्देश्य मोटे अनाज, जिसे श्री अन्न के नाम से भी जाना जाता है की खपत को प्रोत्साहित करना और उनके कई स्वास्थ्य लाभों पर प्रकाश डालना है। इससे पहले केंद्रीय रक्षा मंत्रालय ने रक्षा बलों के बीच बाजरा के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए फसाई के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं फ्रेंड्स।
अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कास पठार जो हाल ही में खबरों में था, किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स? यानी कास पठार हाल ही में जो खबरों में था, किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है फ्रेंड्स? ये आपको बताना है। आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, कास पठार है। तो कास पठार जो पश्चिमी घाट में स्थित है फ्रेंड, और 2012 से यूनेस्को विश्व प्राकृतिक विरासत स्थल के रूप में मान्यता प्राप्त है फ्रेंड। का नाम कासा पेड़ एलोकार्पस ग्लैडुलोसस से लिया गया है। भारत के महाराष्ट्र में सतारा जिले के कास पठार में स्थित एक मौसमी झील से तलछट के नमूनों पर किए गए एक हालिया शोध से भारतीय ग्रीष्मकालीन मानसून में एक महत्वपूर्ण बदलाव का पता चला है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ये किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो ये महाराष्ट्र में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रेंड। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जुलाई 2023 में भारत और अर्जेंटीना ने किस क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा रक्षा क्षेत्र में, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे संबंधित और हम थोड़ी सी जानकारी देख लेते हैं। भारत अर्जेंटीना ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के लिए समझौते पर फ्रेंड हस्ताक्षर किए हैं। अर्जेंटीना के रक्षा मंत्री जॉर्ज तयाना ने अपने समकक्ष राजनाथ सिंह के साथ द्विपक्षीय बैठक की और दोनों देशों के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करने और शांति स्थापना के लिए अकादमिक सहयोग पर एक विशिष्ट समझौते पर हस्ताक्षर करने की घोषणा की गई है। तयाना ने मंत्री सिंह को 12 सितंबर को अर्जेंटीना में होने वाले संयुक्त राष्ट्र शांति अभियान संचालन के द्वितीय लैटिन अमेरिकी सम्मेलन में भी आमंत्रित किया। बैठक के दौरान अधिकारियों और कैडेटों के प्रशिक्षण के क्षेत्रों में रक्षा सहयोग और आदान प्रदान से संबंधित मुद्दों पर चर्चा भी की। होने वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति का भी विश्लेषण, यानी उन्होंने फ्रेंड यहाँ पर होगा, उन्होंने वैश्विक भू राजनीतिक स्थिति का विश्लेषण किया और अर्जेंटीना के मंत्री ने इस महत्व पर प्रकाश डाला कि देश एक द्विमहाद्वीपीय देश की दृष्टि और दक्षिण अटलांटिक और अंटार्कटिका के प्रति इसके प्रक्षेपण को महत्व देता है। बैठक एक अन्य बिंदु मालविनास प्रश्न था, जहां मंत्री तयाना ने संयुक्त राष्ट्र उपनिवेशीकरण समिति से समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया फ्रेंड्स। तो ये हमारी जानकारी थी। भारत अर्जेंटीना ने रक्षा क्षेत्र में सहयोग मजबूत करने के समझौते पर हस्ताक्षर किए और अन्य मुद्दों पर भी यहाँ पर चर्चा की, जो हमने आपके सामने अभी रखी। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है जुलाई 2023 में भारत और इंडोनेशियाई नौसेना के जहाज़ों द्वारा किए जा रहे सैन्य अभ्यास का नाम क्या है फ्रेंड्स? तो ये आप ये देख लेते हैं, जहाज़ों के बीच यहाँ पर जो सैन्य अभ्यास किया जा रहा है उसका नाम बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा MPX, ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा MPX। अब चलते हैं और इससे जानकारी देख लेते हैं। भारतीय इंडोनेशियाई नौसैनिक जहाज़ जुलाई 2023 में MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे फ्रेंड्स। दो अग्रणी भारतीय नौसेना जहाज़ INS सहाद्री और INS कोलकाता इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX में भाग लेने के लिए इंडोनेशिया के जकार्ता पहुँचे हैं फ्रेंड्स। भारतीय नौसेना ने कहा है कि दक्षिण पूर्वी IOR में तैनात मिशन INS सहाद्री और INS कोलकाता का इंडोनेशियाई नौसेना द्वारा गर्मजोशी से स्वागत किया गया है। ऑपरेशन टर्न अराउंड पूरा होने पर दोनों जहाज़ दोनों नौसेनाओं के बीच पहले से मौजूद उच्च स्तर की अंतर संचालनीयता को मजबूत करने के लिए इंडोनेशियाई नौसेना के साथ समुद्र में एक IOR में भी भाग लेंगे फ्रेंड्स। तो ये हमने देखा भारतीय इंडोनेशियाई नौसैनिक जहाज़ 2023 जो MPX संयुक्त अभ्यास करेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है कि नीति आयोग ने प्रौद्योगिकी मूल्यांकन में क्रांति लाने और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए TCRM यानी मैट्रिक्स ढांचे की शुरुआत की है।
TCRM का मतलब फ्रेंड्स क्या है? तो TCR का मतलब फ्रेंड्स हमने बताया है क्या है, टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स है फ्रेंड। यानी TCRM का जो फुल फॉर्म होगा क्या हो जाएगा, टेक्नो कमर्शियल रेडीनेस एंड मार्केट मैच्योरिटी मैट्रिक्स। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, मेटा ने अपने नवीनतम AI मॉडल LLaMA2 के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है फ्रेंड? यानी मेटा ने अपने नवीनतम AI मॉडल LLaMA2 के लिए किस कंपनी के साथ साझेदारी की है? तो ये साझेदारी की है दोस्तों माइक्रोसॉफ्ट, यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर राइट हमारा आंसर हो जाएगा। ये साझेदारी माइक्रोसॉफ्ट के साथ की है मेटा ने। अब चलते हैं नेक्स्ट और इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। मेटा ने अपने नवीनतम AI मॉडल LLaMA2 के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। मेटा ने अपने ओपन सोर्स AI मॉडल LLaMA के वाणिज्यिक संस्करण को जारी करने की घोषणा की है। AI मॉडल और इसका नया संस्करण LLaMA2 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा अपनी एज़्योर क्लाउड सेवा के माध्यम से वितरित किया जाएगा और विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलेगा। OpenAI द्वारा बेचे जाने वाले ChatGPT और गूगल बार्ड जैसे महंगे मालिकाना मॉडल के लिए LLaMA एक बेहतरीन विकल्प बन सकता है फ्रेंड्स। उन्नत LLaMA मॉडल की व्यापक उपलब्धता और मुफ्त पहुंच जेनेरिक AI सॉफ्टवेयर के उभरते बाजार में मौजूदा प्रभुत्व के लिए एक महत्वपूर्ण चुनौती पेश करती है फ्रेंड। इसके अलावा इसको हम लामा के नए संस्करण यानी लामा भी पढ़ सकते हैं। तो LLaMA के नए संस्करण को अपने पूर्ववर्ती की तुलना में 40% अधिक डेटा पर प्रशिक्षण दिया गया है, जिसमें इसके आउटपुट की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए 1 मिलियन से अधिक मानव एनोटेशन शामिल है, जैसा कि जुकरबर्ग ने कहा था। तो ये हमने देखा मेटा के और AI मॉडल LLaMA2 के लिए माइक्रोसॉफ्ट के साथ साझेदारी की है। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, SBI कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड के नए प्रबंधक निदेशक और CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया फ्रेंड्स? तो ये नियुक्त किया गया है, ये आप इमेज दे सकते हैं, इनका नाम है राजकुमार सिंघा। इनका नाम है राजकुमार सिंघा। ऑप्शन नंबर ए हमारा यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पहले दोस्तों हम और इससे संबंधित जानकारी देख लेते हैं। SBI कैपिटल मार्केट्स ने राजकुमार सिंघा को MD और CEO नियुक्त किया है फ्रेंड्स। SBI कैपिटल मार्केट्स ने 14 जुलाई से अपनी पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी और निवेश बैंकिंग शाखा के प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में राजय कुमार सिंघा को नियुक्त की घोषणा की है फ्रेंड्स। उन्होंने अमिताभ चटर्जी का स्थान लिया है, जो अब SBI के कॉर्पोरेट सेंटर में वाणिज्यिक ग्राहक समूह के प्रभारी उप प्रबंधक निदेशक के रूप में काम करेंगे। बयान के अनुसार इस नियुक्ति से पहले सिंघा SBI के ट्रेजरी परिचालन के प्रभारी थे, साथ ही बैंक के निवेश पोर्टफोलियो, मुद्रा बाजार इक्विटी, निजी इक्विटी और विदेशी मुद्रा संचालन का प्रबंध भी करते थे। सिंघा 1991 में प्रोबेशनरी ऑफिसर के रूप में SBI में शामिल हुए थे। उन्होंने ट्रेजरी, अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग और रिटेल बैंकिंग जैसे बैंकिंग क्षेत्रों में काम किया है। अब देख लीजिए तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की बात करें तो भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना 1 जुलाई 1955 को ही थी। और दोस्तों SBI यानी स्टेट बैंक का मुख्यालय दुबई में स्थित है और वर्तमान समय में इसके जो CEO हैं वो हैं दिनेश कुमार खारा। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की पासपोर्ट ताकत रैंकिंग क्या है फ्रेंड्स? ये आप देख सकते हैं, अपने इंडिया का यहाँ पर पासपोर्ट दिखाया गया है चित्र में। तो इससे आप देख सकते हैं कि हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत की पासपोर्ट ताकत रैंकिंग क्या है दोस्तों? तो इसकी रैंकिंग आई है दोस्तों कितनी, 80वां दोस्तों, 80वां है, 80वां भाग है दोस्तों, यानी 80वां नंबर है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में भारत का। अब चलते हैं और इससे जानकारी देखते हैं। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 पासपोर्ट रैंकिंग में भारत 5 स्थान आगे बढ़ा है दोस्तों पिछली बार की
अपेक्षा। अब देखते हैं, सिंगापुर अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है। दोस्तों कौन है? सिंगापुर अब आधिकारिक तौर पर दुनिया का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है, जिसके नागरिक दुनिया भर में 227 में से 192 यात्रा स्थलों पर वीज़ा मुक्त यात्रा कर सकते हैं। नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, जो इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के विशेष और आधिकारिक आंकड़ों पर आधारित है, जापान 5 साल में पहली बार हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष स्थान से खिसक गया है और तीसरे स्थान पर पहुंच गया है। तो पहले तो सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट जापान का हुआ करता था, लेकिन हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 में जापान तीसरे स्थान पर खिसक गया है। इटली और स्पेन सभी 190 गंतव्यों तक वीज़ा मुक्त पहुंच के साथ दूसरे स्थान पर हैं। इटली और स्पेन ये दूसरे स्थान पर हैं और जापानी पासपोर्ट धारक 6 अन्य देशों ऑस्ट्रेलिया, फिनलैंड, फ्रांस, लग्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन के साथ तीसरे स्थान पर हैं, जिनके पास बिना पूर्व वीज़ा के 189 गंतव्यों तक पहुंच है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2023 के अनुसार 57 देशों में वीज़ा मुक्त प्रवेश के मामले में भारत 80वें स्थान पर है। तो ये हमने देखा। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, अमेरिका भारत रणनीतिक यानी स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? यानी अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्री स्तरीय बैठक किस शहर में आयोजित की गई है? तो ये दोस्तों आयोजित की गई है नई दिल्ली, यानी हमारा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप चलते हैं, इससे संबंधित और जानकारी देख लेते हैं। अमेरिका भारत स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी मंत्रिस्तरीय बैठक कहाँ? नई दिल्ली में आयोजित हुई है। अमेरिका भारत रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा भागीदारी की मंत्रिस्तरीय बैठक पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस हरदीप सिंह पुरी और अमेरिकी ऊर्जा सचिव जेनिफर ग्रैनहोम के बीच नई दिल्ली में आयोजित की गई। फ्रेंड्स, बैठक के दौरान उन्होंने देशों के बीच द्विपक्षीय ऊर्जा सहयोग के बढ़ते महत्व पर गौर किया। बैठक के दौरान दोनों पक्षों ने न्यायसंगत, व्यवस्थित और टिकाऊ ऊर्जा परिवर्तन की दिशा में काम करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई, जो विश्वसनीय, किफ़ायती और स्वच्छ ऊर्जा आपूर्ति तक पहुंच को प्राथमिकता देता है। भारत और अमेरिका ने सार्वजनिक निजी कार्य बलों और रिवर्स व्यापार मिशनों सहित दोनों देशों में डीकार्बोनाइजेशन का समर्थन करने के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के बीच सहयोग को गहरा करने की दिशा में रणनीतिक स्वच्छ ऊर्जा साझेदारी के 5 स्तंभों द्वारा किए गए कार्यों का भी स्वागत किया है। फ्रेंड्स, अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किसने किया? श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किसने किया है? दोस्तों, इसका उद्घाटन किया है लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। फ्रेंड्स, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, तो ये हमारा अंतिम प्रश्न था। इससे जानकारी थोड़ी और देख लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने श्रीनगर के टैगोर हॉल में संगीत नाटक अकादमी, नई दिल्ली और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी द्वारा आयोजित 3 दिवसीय अमृत युवा कलोत्सव का उद्घाटन किया। फ्रेंड्स, संगीत, नृत्य और नाटक का त्यौहार भारत की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का जश्न मनाता है। फ्रेंड्स, इस अवसर पर अपने संबोधन में उपराज्यपाल ने देश भर के युवा कलाकारों को उनकी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करने के लिए संगीत नाटक अकादमी और जम्मू कश्मीर कला संस्कृति और भाषा अकादमी के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के युवा कलाकारों को अपने प्रदर्शन से करोड़ों आत्माओं को भरने का मौका मिल रहा है। उन्होंने कहा कि संगीत, नृत्य और रंगमंच केवल कला के रूप नहीं हैं, बल्कि वे चाबियां हैं जो जीवन के विशाल अस्तित्व और ज़बरदस्त संभावनाओं के सभी ताले खोलती हैं।
उन्होंने कहा कि कलाकार देश के असली खजाने और गौरव हैं और उनके पास मौजूद संपत्ति की तुलना किसी भी भौतिक संपत्ति से नहीं की जा सकती है। तो फ्रेंड, ये हमारा अंतिम प्रश्न था। क्लास अच्छी लगी हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक, शेयर और दोस्तों सब्सक्राइब करना न भूलें फ्रेंड्स।